दुनिया में एक बड़ा नाम यश चोपड़ा, जो खुद ही एक शेर अक्सर सुनाया करते थे। मजरूह सुल्तानपुरी के इस शेर को न जाने कितने लफ्ज़ों ने दोहराया है, लेकिन यशराज की ज़िंदगी पर यह लाइन परफेक्ट बैठती है और वे इसे बड़े ही आनंद से दोहराया भी करते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यश चोपड़ा का फिल्म केवल फिल्मी कहानी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी फिल्में भारत की संस्कृति पर भी असर डालती हैं। रोमांस, ग्लैमर और सौंदर्य जैसे शब्दों का पर्याय उनका फिल्म भी बन चुकी है। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका में बिखरे भारतीय प्रवासियों को इस बैनर ने न केवल नॉस्टैल्जिक भाव के साथ जोड़ा है, बल्कि एक कंपोजिट कंज्यूमर बेस के रूप में भी परिभाषित किया है। दिल को छू जाने वाले संगीत, मर्म को मोह जाने वाले भाव और प्लूटोनिक किस्म के रोमांस के जरिए मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने में जिन फिल्मकारों ने बड़ी भूमिका बनाई है, उनमें यश चोपड़ा सबसे आगे खड़े नजर आते। एक शायर की व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी की भाक और उसमें मौजूद कशमकश को यश चोपड़ा ने एक संजीदा नक्काश की तरह पर्दे पर उतारा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रोमांस कुछ उसी तरह से पुनर्परिभाषित किया, जिस तरह किसी जमाने में धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता ने हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में किया था। सिनेमा स्टडीज की बाइबल समझी जाने वाली जेम्स मोनेको की किताब हाउ टू रीड अ फिल्म में लेखक ने हिंदी सिनेमा को एक भौगोलिक सिनेमा पट्टी से ज़्यादा शैलीगत सिनेमा माना है और इसे म्यूजिकल मेलोड्रामा जॉनर के अंतर्गत रखा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा, जिसे हम बारवां बॉलीवुड कह देते हैं, वहाँ महज भावुकता से लवरेज फिल्में ही बनी हैं, लेकिन संगीत प्रधान भावुकता उसकी विभेदक विशेषता है। यश चोपड़ा जिन फिल्मों में निर्देशक या फिर निर्माता के तौर पर जुड़े रहे हैं, उस फिल्म में भाव पक्ष की बात ही कुछ और होती है। उन फिल्मों में रोमांस केंद्र में होता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा भी था कि रोमांस कभी न खत्म होने वाला फैशन है। उनकी इसी सोच की वजह से उनका फिल्म आगे चलकर एक ट्रेंड सेंटर क्रिएट करती है। उनकी फिल्म 1959 में आई थी धूल के फूल। इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ था। यशराज बैनर की स्थापना उन्होंने ही की थी, लेकिन इसके पहले वे अपने भाइयों के साथ काम करते थे। वे लाहौर में जन्मे थे और उनके बड़े भाई B.R. चोपड़ा तथा मशहूर निर्देशक I.S. जौहर के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। धूल के फूल के बाद उन्होंने धर्मपुत्र और फिर वक्त जैसी बड़ी फिल्मों को निर्देशित किया था। 1970 में उन्होंने स्वतंत्र तौर पर काम किया और यशराज फिल्म की नींव डाली। यशराज फिल्म के बैनर तले 1973 में पहली फिल्म दाग आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, राखी और शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था और उनके अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों को मोहित कर डाला था। इसके बाद उनकी फिल्म 1975 में दीवार आई थी और रातों रात एक कल्ट का दर्जा हासिल कर गई थी। उल्लेखनीय है कि जंजीर के जरिए अमिताभ बच्चन जिस एंग्री यंग मैन की छवि के साथ सामने आए थे, उसे दीवार ने 70 के दशक के सिनेमाई ट्रेडमार्क बना दिया। यही वह पॉइंट था जहां से यश चोपड़ा के बैनर ने बुलंदी की इबारत लिखनी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने अपने ही बैनर तले कभी कभी फिल्म 1980 में बनाई। यही वह फिल्म थी जहां से रोमांस को उन्होंने अपनी फिल्म का सेंट्रल थीम बना लिया था। 1981 में उनकी फिल्म सिलसिला आई, जिसमें प्रेम, पारिवारिक जिम्मेदारी, विवाह के बाद संबंध तथा सामाजिक संस्था के तौर पर विवाह को भाव सूक्ष्म अंदाज में
पर्दे पर दिखाया गया। आर्थिक मानदंडों पर यह फिल्म बेशक औसत रही, पर अमिताभ रेखा की केमिस्ट्री, भावप्रवण गीत संगीत और दिलचस्प अंदाजे बयान ने इस फिल्म को बेमिसाल बना दिया। इन दोनों फिल्मों के बीच यश चोपड़ा ने 1979 में जसनाला खदान दुर्घटना पर आधारित सुपरहिट एक्शन ड्रामा काला पत्थर भी बनाई थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, रेखा, नीतू सिंह जैसे सितारों से सजी यह मल्टी स्टारर फिल्म अपने दौर की सबसे सफल फिल्मों में शुमार है। 1995 में यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा एनआरआई लड़के और लड़की के रोमांस को केंद्र में रखकर बुनी कहानी के साथ बतौर निर्देशक फिल्म की दुनिया में दाखिल हुए। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में सफलता के सारे कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया और यशराज फिल्म्स और बॉलीवुड को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। वह फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि मुंबई के मराठा मंदिर के सिनेमा हॉल में यह फिल्म 1000 हफ्ते से ज़्यादा लगी रही। राज और सिमरन भारतीय युवक युवतियों की सामूहिक फंतासी के बिंब बन गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने जहां एक तरफ हिंदी सिने उद्योग को नई वैश्विक राह दिखाई, वहीं अभ्यंतर में इसने यशराज फिल्म्स को भी 360 डिग्री फिल्म्स प्रोडक्शन ब्रांड बना दिया। पहले जहां यशराज फिल्म्स का दायरा फिल्म निर्माण तक सीमित था, वहीं अब यह धीरे धीरे स्टूडियो, म्यूजिक इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सरीखे क्षेत्रों की ओर भी मुड़ा। हालांकि यश चोपड़ा इसके बाद भी निर्माता और निर्देशक के तौर पर जीवन पर्यंत सक्रिय रहे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने अपनी डक स्टाइल, सक्रियता और सूझबूझ से यशराज फिल्म्स को बहुआयामी विस्तार दिया। साल 2000 के बाद से इस बैनर ने बड़ी संख्या में फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आज के कई नामचीन निर्देशक और सितारे इसी बैनर के तले सिनेमा की दुनिया में दाखिल हुए। निर्देशकों की इस फेयरिस्ट में साद अली कुणाल, कोहली, विजय कृष्णाचार्य, सिद्धार्थ आनंद सरीखे नाम गिनाए जा सकते हैं। कलाकारों की लिस्ट में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर आदि उल्लेखनीय हैं। आर्थिक सफलता के लिहाज से देखा जाए तो यशराज बैनर की फिल्में स्वयं सफलता के नए कीर्तिमान रचती हैं और अगली बार उसे ध्वस्त कर फिर से स्थापित हो जाती हैं। 80 का दशक यश चोपड़ा और यशराज फिल्म्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। उनके बैनर की फिल्म फेयरिस्ट ने एक बार फिर 1989 में करवट ली। फिल्म थी चांदनी। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, वहीदा रहमान जैसे सितारों की अदाकारी, रूह को भिगो देने वाली संगीत और विषय वस्तु ने इस फिल्म को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। चांदनी के बाद यशराज की अगली फिल्म आई दर्द 1993 में। वैसे तो मुजस्सम दीवानगी में लिपटी मोहब्बत की इस पुरकशिश दास्तां में कई नामचीन सितारे थे, लेकिन एक अपेक्षाकृत नए और युवा कलाकार को इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। वह कलाकार कोई और नहीं, हिंदी सिनेमा में किंग और बादशाह जैसी उपाधियां पाने वाले शाहरुख खान थे। इस फिल्म से ही शाहरुख खान और यशराज फिल्म्स के बीच एक अटूट पर्याय शरीका रिश्ता कायम हुआ। यहाँ तक तो यशराज फिल्म्स हिंदी सिनेमा का न्यूमरो यानी कि एक ब्रांड बन चुका था।